हेलो 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 हेलो। सबको नमस्कार है सर, प्रणाम है। 60 नंबर सेट जो फिजिक्स के कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आए हैं सर। जहां पर आपको दिक्कत होता है, कहता है दर्पण लेंस बड़ा गड़बड़ी होता है सर। कहां वस्तु रखें, कहां प्रतिबिंब बनेगा, पते नहीं चलता है। अरे मास्टर वाह, मामला हो गड़बड़। दर्पण और लेंस का जो मामला है सर, वो क्या है वो आज हम लोग सीखेंगे कि कहां पर वस्तु रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण में आपको पता नहीं चलता है, सेंटर पे रखेंगे तो कहां बनेगा, फोकस पे रखेंगे तो कहां बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच रखेंगे तो कहां बनेगा, अनंत पर रखेंगे तो कहां बनेगा, पोल पर रखेंगे तो कहां बनेगा, फोकस और अनंत के बीच रखेंगे तो कहां बनेगा, 2f1 पर रखेंगे कहां बनेगा, 2f1 और अनंत के बीच रखेंगे तो कहां बनेगा। पता नहीं चलता है कि मास्टर बारे मारे कथी, मामला हो चला गड़बड़। एकदम टेंशन नहीं ले, आज से दर्पण और लेंस के झोल खत्म। कहां वस्तु रखेंगे, कहां प्रतिबिंब बनेगा, उसका ठिका लिए हैं आज हम। ठीक है, आते हैं सर। लेकिन कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न पहले आपके सामने हैं, गौर फरमाइएगा। दर्द होगा, हम कल बोल दिए थे कि आज का क्वेश्चन बड़ा दर्द देगा तेरा। कहता है संरक्षित बल, गौर से देखना, एकदम आराम से डिस्कशन होगा, बी कंफर्टेबल। कहता चला संरक्षित बल, यही ना है। पहले तो हम ये समझेंगे कि बल तो सुना होगा, संरक्षित बल की है रे। एक होता है बल, एक होता है संरक्षी बल। ध्यान दीजिएगा, अगर हम संरक्षी बल की बात करें, एक होता है चला संरक्षी बल, एकदम आराम से जाने मन, एकदम आराम से, संरक्षी बल। और एक होता है असंरक्षी बल। एक होता है संरक्षी बल और एक होता है असंरक्षी बल। जैसा कि हमने यहां भी सर डिवाइड कर दिया है, एक संरक्षी बल और एक असंरक्षी बल। शायद तुमको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कहता है वह बल जो पथ पर निर्भर नहीं करे। ये सर वो क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन के लिए उत्तर 3 नंबर मिल जाएगा। वह बल जो पथ पर निर्भर नहीं करता, संरक्षी बल। अब वह बल जो पथ पर निर्भर करता, असंरक्षी बल। एक एग्जाम्पल, ध्यान देना। संरक्षी बल वह बल जो पथ पर निर्भर नहीं करता, जिसको पथ से कोई मतलब नहीं है। और संरक्षी बल जो पथ पर निर्भर करता है। इसी, चलो इसको बंद करो। अब देखो, असंरक्षी बल वह बल जो पथ पर निर्भर करता है। तो सर पथ पर निर्भर करता है घर्षण बल। घर्षण जानता है, रगड़, वो पथ पर निर्भर करता है। ये पथ है, अगर आप नए रगड़ेंगे, हम देखते रहेंगे तो घर्षण लग जातो ना। ये पथ पर जब रगड़ेंगे तो घर्षण होगा। और संरक्षी बल कहता पथ पर निर्भर नहीं करता, गुरुत्वाकर्षण बल। एगो वहां है, एगो यहां है, कोई पथ के वैल्यू नहीं है, टेढ़ा है कि मेढ़ा है, बीच में रास्ता टेढ़ा है कि सीधा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगबे करेगा, ये फिक्स है, न्यूटन चचा कह के गए थे। मतलब कहता है अगर असंरक्षी बल वह बल जो पथ पर निर्भर करता है, तो पथ पर निर्भर करता है घर्षण बल। पथ पर निर्भर करता है कौन बल? घर्षण बल। वह बल जो पथ पर निर्भर नहीं करता, तो कहते हैं पथ पर निर्भर नहीं करता, तो इसका मतलब सर पथ पर निर्भर नहीं करता मतलब कौन बल? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस क्वेश्चन में चला प्रॉब्लम ये है, हम ये क्वेश्चन काहे लेकर आए? हम बोले थे कल फटेगा, फटेगा, एकदम फटेगा। तुम क्या पढ़ता है? एक बंद मार्ग पर किया गया कार्य, ओ माय गॉड, जहां से चला वहीं पहुंच गया, विस्थापन 0 हो गया, किया गया कार्य का मान 0 हो गया, फट से मारा, खट से गया बोरा में। मामला गड़बड़ है, यहीं तू पहुंचेगा। जैसे तुरा कहेगा एक बंद मार्ग पर किया गया कार्य का मान, तू कहता है अरे मास्टर ये बंद मार्ग है, जहां से चले वहीं पहुंच गए, तो किया गया कार्य का मान कितने
तो तू कहेगा जीरो, मामला है गड़बड़। काहे कि यहां बीच में कह दिया संरक्षित बल जो पथ पर निर्भर नहीं करता है। सर ऐसे बलों के द्वारा जो किया गया कार्य का मान होता है, ऐसे बलों के द्वारा किया गया कार्य का मान न्यूनतम होता है। कार्य का मान न्यूनतम, कार्य का मान न्यूनतम होता। दिमाग स्थिर करके पढ़ना, इन्हें कहना अभी तक दुए क्वेश्चन हुआ है। कार्य का मान न्यूनतम, इसमें अगर आइएगा तो कार्य का मान शून्य, तो यो तो हर मामला गड़बड़ाएगा। जानता है कहां? बोलेगा कहां मास्टर? तो हम बताते हैं। अगर तुमको सीधा कह देना संरक्षी और असंरक्षी नहीं कहेगा किसी वृत्ताकार पथ पर किया गया कार्य, कहेंगे जीरो, कुछ नहीं सोचेंगे। लेकिन जब ये संरक्षी और असंरक्षी कह दे, जब ये संरक्षी और असंरक्षी कह दे, जब ये संरक्षी कहेगा तो कहना वह बल जो पथ पर निर्भर नहीं करता। संरक्षी, इसके द्वारा किया गया कार्य का मान न्यूनतम। वह बल जो पथ पर निर्भर करता है और संरक्षी, एग्जाम्पल है घर्षण बल, कार्य का मान शून्य होगा। जल्दी से एक लिख ले। अब आंसर बता की हो तो लिखा। देखो कोई भी धंधा का बात इधर नहीं करेगा, कौन बैच में की हो रहा है, कौन बैच में एडमिशन चल रहा है, ये सब बात ना। ठीक है, ये सब बात जगरा करना है लास्ट टाइम में 5 मिनट रुकेगा, हम तो हर सारे प्रश्नों का जवाब दे देंगे। जगरा काम होगा वो रुकेगा, जगरा काम नहीं होगा वो अपना जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा। हो गया? अब आंसर बता। संरक्षी बल है तो किया गया कार्य न्यूनतम हो जाएगा। अब बता आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज न्यूनतम बिफोर बॉल। बिफोर क्या? बॉल। अगला क्वेश्चन कहता है, ये कहता है चला, जैसे लड़कवा ने ये क्वेश्चन देखेगा ना, बाप रे पाई स्क्वायर आ रही, तो इसके जा कभी पढ़े हुए नहीं किया था, छोटा तक हमेशा कुछ से कुछ पढ़ाता था। आप देखो कि पूछ दिया, एकदम ने पूछा है। तू एकदम क्वेश्चन पर सही तरीके से अगर बैठेगा तो मामला सरिया देगा। कहता है जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर अस्थिर कोणीय वेग, आगे माय गे माय, अस्थिर कोणीय वेग, अस्थिर वेग जब ये कहेगा त्वरण का मान जीरो। क्यों? क्योंकि अगर तुम गाड़ी चला रहा है स्थिर वेग या एक समान वेग से कर, मतलब एक्सीलेटर नहीं दे रहा है, एक समान वेग से चल रहा है, इसका मतलब एक्सीलेटर नहीं दे रहा है, त्वरण का मान जीरो। नहीं बुझा होगा? गया? नहीं गया? जब ये त्वरा, देखो तुम कहेगा मास्टर बढ़िया से बता, त्वरण की अगर हम बात करें तो त्वरण कहिया कहिया जीरो होगा रे चला। देखो जब एक समान वेग कर, मतलब गाड़ी भूमिया नहीं रहा है, एक्सीलेटर नहीं दे रहा है, एकदम आराम से चल रहा है बिना एक्सीलेटर के, एक समान वेग होगा। अस्थिर वेग सेमे बात है। अस्थिर वेग का मतलब ये नहीं होता है गाड़ी रुकल है, अस्थिर अवस्था के मतलब होता है गाड़ी रुकल है। अस्थिर वेग, अब बल के मान जीरो, एक मतलब त्वरण के मान जीरो, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो जीरो। ये 3 गो कंडीशन है। जल्दी जल्दी भाई हमारे लिख लेगा, जल्दी जल्दी लिख। यहां बैठो, नहीं यहां बैठो, यहां यहां हो नहीं, यहां यहां हो गया। जल्दी से लिख। त्वरण का मान जीरो, एक समान वेग रहेगा तब, अस्थिर वेग रहेगा तब, बल रहेगा जीरो। जानता है वो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए अगर बल नहीं लगेगा तो क्या होगा, तो कहेंगे वेग में परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात त्वरण जीरो होगा। बल अगर नहीं लगेगा तो वेग एक समान रहेगा, त्वरण का मान जीरो होगा। हो लो? अब आंसर में आ। जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान है अस्थिर वेग से, स्थिर कोणीय वेग से, अस्थिर वेग से, स्थिर कोणीय वेग से, अस्थिर एक समान वेग से, एक समान कोणीय वेग से बल जीरो होगा तो त्वरण का मान लड्डू होगा। आंसर मिल जाएगा। द नेक्स्ट प्रश्न इज, कहता है क्वेश्चन में झोल है चला, एकदम आराम से। एक सरल लोलक के गोलक के मध्य स्थिति, पहले तो आवर्त काल की होता है रे चला, एकदम आराम से।
वो हेडफोन है रे, देखो अगर 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 एकदम आराम, दिमाग स्थिर कर लेना, जरा गड़बड़ी है बुलुक बुलुक करेगा तो मामला आज के क्वेश्चन में नहीं बनने वाला है। एकदम धीरे धीरे जाने दो, ना दर्द हो जाएगा। देखो चला, यह मान लो सरल लोलक है ना, कैसे से डोला है, चला रे, यहां से चला, अब फिर यहां गया, अब फिर वहीं पहुंचेगा, तो जो समय लगेगा उसी को आवर्तकाल कहते हैं। नहीं बुझा होगा, यहां से चला यहां गया, इसमें जो समय लगा वो आवर्तकाल नहीं, फिर वहीं पहुंच जाएगा, उसमें जो समय लगेगा उसे आवर्तकाल कहते हैं। ना बुझला है? नहीं है, बुझा होगा। यहां से चला यहां गया, इसमें जो समय लगा वो आवर्तकाल नहीं, फिर यहीं आ गया, तब जो समय लगा उसे आवर्तकाल कहते हैं। ध्यान देना। चला, कहते हैं एक सरल लोलक के गोलक के माध्य स्थिति, रे चला रे चला रे चला, यह माध्य स्थिति, यह माध्य स्थिति, यह अंत स्थिति, इधरो अंत स्थिति, यह है माध्य स्थिति। रुक जा, आयाम जानता है कि नहीं? महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। ई जो यहां से यहां जाएगा, इसमें जो महत्तम विस्थापन होगा वो आयाम कहते हैं। ये सब जानता है तो ये नहीं बनेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन में ध्यान देना होगा। कहता है एक सरल लोलक के गोलक के माध्य स्थिति से महत्तम स्थिति में 0.4 सेकेंड में पहुंच जाता है, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? लड़का कहेगा अच्छा मास्टर ये माध्य स्थिति है ना, हाँ चला, ये तो है माध्य स्थिति, और महत्तम स्थिति, तो कहेगा रे मास्टर ये महत्तम स्थिति है ना, तो यहां से यहां जाने में लगा समय तू कह रहा है, तू अपने क्वेश्चन में कह रहा है 0.4 सेकेंड, हमरा से पूछ रहा है आवर्तकाल। चला क्वेश्चन पढ़, एक सरल लोलक के गोलक के माध्य स्थिति से महत्तम स्थिति में 0.4 सेकेंड में पहुंचता है। यहां ये माध्य स्थिति, यहां से महत्तम स्थिति में पहुंचने के लिए 0.4 सेकेंड लगता है, तो कह रहा है आवर्तकाल क्या होगा? क्वेश्चन को छूने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन कह रहा है माध्य स्थिति से महत्तम स्थिति तक पहुंचने में 0.4 लगता है। तो चला रे, यहां से देखो, यहां से चला, यहां से यहां पहुंचा 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, आवर्तकाल खत्म। नहीं बुझा होगा? आवर्तकाल तो कहते हैं यहां से अगर चला, यहां से अगर चला यहां से ऐसे जाएगा, तो देखो यहां से गया ये 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 आंसर। अरे ये आवर्तकाल कहता है यहां से यहां जाने में, या यहां से यहां जाने में 0.4, तो यहां से चला 0.4, 0.8, 1.2, 1.6। व्हाट इज द आंसर? चला 1.6 इज द आंसर। होगा? कुछ किए हैं हम, खाली सोचोगे तो बन जाएगा, ना तो 1.5 पेज में सॉल्यूशन है जवाब बोरा में। हो गया? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो। बहुत लड़का कहता है आए सर मिलान वाला दे दिया, आए सर कथन निष्कर्ष। चला, डरना नहीं है, एकदम थोड़ा डरने की जरूरत नहीं है। कथन निष्कर्ष का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 4, और 4 का एकदम आराम से तुम सामना करो। कहता है, ध्यान देना, रेडियो तरंग, सेलुलर फोन, जितना टीवी रेडियो इस सब में रेडियो तरंग यूज होता है। क्यू नंबर सूक्ष्म तरंग, जे नहीं मिले ओकरा छोड़ देना, जे तोरा नहीं पता है। सूक्ष्म तरंग क्यू नंबर, इसका उपयोग विमान नेविगेशन में करते हैं, इस्तेमाल रडार प्रणाली में। अवरक्त किरण, अवरक्त किरण का उपयोग घरेलू इलेक्ट्रॉनिक रिमोट में करते हैं। गामा किरण सबको पता है कैंसर के इलाज में करते हैं, तो घबराना क्या है? तू नहीं जानता है कि अवरक्त किरण जो है रिमोट कंट्रोलर से निकलता है? ये नहीं पढ़ा है? हम, अब तुम क्या करें मास्टर कह दिया, हम तो जान रहे थे, हम तो डर भगाना चाहते हैं कि चोटाई तुम जानता है इस टाइप के क्वेश्चन से डरना नहीं, एक क्वेश्चन के बदले 3 नंबर लेके भाग जाना, डरना नहीं, देखना कि हम जो जानते हैं ओकरे से बनेगा।
कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन देखना ना, तो तुम ही सोचना कि जो हम जानते हैं ओकरे से बनेगा। अगर चुट्टा तोरा कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन मिले ना, तो तू सोचना भाई हमर सोना हमर की जे हम जानते हैं ओकरा से बनेगा। क्या तुम ये नहीं जानती कि गामा किरण से कैंसर का इलाज होता है? क्या तुम ये नहीं जानता कि रेडियो किरण का उपयोग सेलुलर फोन्स या टीवी रेडियो में करते हैं? कोई सड़ो मास्टर पढ़ाया होगा तो ये जरूर पढ़ाया होगा कि अवरक किरण इलेक्ट्रॉनिक रिमोट से निकलता है। तो जब एक गो बच गया चला सूक्ष्म तरंग, तो हे भाई साहब बचल है, से मिलान दो रे सोना हमर आंसर। अब तू डरेगा ना क्या करेगा? अटेम्प्ट करेगा और एक क्वेश्चन पे 3 नंबर लेके उड़ जाना है। द नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन किने गया देखो, अब झोल है, यही झोल आज हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। अगर भाई हमारा डरता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहां रखेंगे तो कहां बनेगा, अनंत पर रहेगा तो कहां बनेगा, फोकस पर रहेगा तो कहां बनेगा। हमको लड़का लोग फोन करके इंक्वायरी में कहता था, सर वो लेंस और दर्पण में कहां प्रतिबिंब रहेगा, तो कहां वस्तु रहेगा, तो कहां प्रतिबिंब बनेगा, तो नहीं बता दीजिएगा था। हम कहे आज चूंकि गुरु जी का बर्थडे है आज रात में, तो सोचे आज तुम्हारी विश हम पूरा कर देते हैं। ठीक है, हमको जल्दी जल्दी हैप्पी बर्थडे विश कर देना, नहीं करेगा तो दुष्ट दानव है तुम। देखो अब तो हम बताते हैं, एक है समतल दर्पण, एकदम आराम से समझना, तुम्हारा सब दुख दर्द आज कहां वस्तु रहेगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, हम दूर कर देंगे। देखो समतल दर्पण, सबको सर थैंक यू है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, एकदम आराम से सर, कौन दर्पण में? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, देखो पहले तो प्रतिबिंब छोड़ दो, थोड़ा जे दर्द है पहले हम ओकर मिटा दें सर। तू कहता आवर्धित, देखो वर्ड कैसे तोरा गेम खेलता है तोहर साथ। चला समस्या ये है बोर्डो के साथ कि करोड़ों में हजारों को लेना है, तो मामला गड़बड़ तू करवे करने तो सब 100 में 100 बना के चल आएगा। यहां तो ऐसा सन भूप सब है, तनी जी पकड़ाएगा तो वो डिसाइड नहीं कर पाएगा छोड़ा की है ये। आवर्धित, विवर्धित, एक ये बात है, एक मतलब होता है बड़ा। चला रे कहता है काल्पनिक, आभासी, एक ये बात है। काल्पनिक या आभासी एक के बात है, लिख लो। आवर्धित विवर्धित एक के बात है, बड़ा। काल्पनिक या आभासी एक के बात है, वास्तविक अलग होता है। जब ये कह देना आवर्धित या विवर्धित तो समझ लेना बड़ा। हिंदी होता है मैग्नीफाई। थैंक यू सर, सबको बहुत बहुत थैंक यू सर। लेकिन सर मेरे बर्थडे का एक ही गिफ्ट है कि आज कम से कम 17 घंटा कल पढ़ेगा, पढ़ पाएगा तो वही मेरा गिफ्ट है। चला तब ना तू एएसएम बनेगा। हम स्टेशन पे जाएंगे, कहेंगे एक मालिक हमर फलना है, तो समझिए रहा चला है। उस टाइम कहेगा सर ये सब बात नहीं बोलिए, अब वो दिन नहीं रहा। देखो आवर्धित या विवर्धित बड़ा हो जाएगा, काल्पनिक और एक के बात है, काल्पनिक कहे या आभासिक है, वास्तविक अलग होता है। अब चला रे एकदम आराम से, एकदम कथी से आराम से, सब बात आज हम फरिया देंगे। दर्पण और लेंस दोनों। समतल दर्पण यानी मेरे हिसाब से समझ के देखो, तुम जो दर्पण और लेंस में 6 को फिगर पढ़ता है ना, वो पढ़ने का तोरा जरूरत नहीं है। दर्पण और लेंस में जो तुम 6 को फिगर पढ़ता है, दर्पण में अनंत पर रहेगा तो कहां पर बनेगा, फोकस पर रहेगा तो कहां बनेगा, फोकस और पी के बीच रहेगा तो कहां बनेगा, वो सब नहीं पढ़ना। एक वो फिगर में सब दर्द खत्म है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, चला आभासी, कैसा आभासी, इसी को काल्पनिको कहते हैं। काल्पनिक सीधा वस्तु के बराबर, पार्श्व उल्टा। आभासी, काल्पनिक, सीधा, बराबर और पार्श्व उल्टा मतलब ऐसे करेगा तो तोरा ऐसे दिखेगा, ऐसे करेगा तो तोरा ऐसे दिखेगा। ये हाथ ऐसे उठाएगा तो दर्पण में दिखेगा कि ये हाथ उठा लिया है। इसी को कहते हैं पार्श्व उल्टा, लेटरली इन्वर्टेड।
तो सर इसको जल्दी से पहले लिख लो, एकरा में कोई झोल झाल नहीं करना है। लिख लिया? हो गया? कहता समतल दर्पण आभासी, काल्पनिक, सीधा, बराबर और पार्श्व उल्टा। अब देखो ये तो हो गया समतल दर्पण के मामला। अब आते हैं चला अवतल दर्पण में। अब दर्पण को हम दो भाग में बांटते हैं। एक हो गया तुम्हारा अवतल दर्पण, एकदम थोड़ा पेशेंस फुल्ली देखना चला। एक हो गया उत्तल दर्पण। पहले अवतल दर्पण देख लो। अवतल दर्पण में 6 गो केस, एकदम आराम से। एक होता है एक गो फिगर में तो हम 6 केस खत्म कर देंगे। खाली एक प्रैक्टिस कर लेना, 2 गो फिगर प्रैक्टिस कर लेगा ना, 12 दूनी 24, लगभग 24-25 गो क्वेश्चन तो और बन जाएगा। लेकिन ध्यान देना, अगर हम चला यही फिगरों हम दिए अपने किताब में भी, कहता ये हो गया चला अनंत, ये हो गया सेंटर, ये हो गया फोकस। अगर ध्यान देना, अगर वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अनंत और सी के बीच रहेगा, देखना एकदम आराम से, धीरे धीरे हम थोड़ा समझा देते हैं। देखो एक पोजीशन है जब अनंत पर रहेगा, एक पोजीशन है जब अनंत और सी के बीच रहेगा, एक पोजीशन है जब सी पर रहेगा, एक पोजीशन सी और एफ के बीच रहेगा, एक पोजीशन एफ पर रहेगा, एक पोजीशन एफ और पी के बीच रहेगा। यही पोजीशन। अब पी पर नहीं रहेगा, दर्पण के अंदर घुसेड़ देगा कि एक पोजीशन है जब अनंत पर रहेगा, दूसरा अनंत और सी के बीच रहेगा, तीसरा सी पर रहेगा, तीसरा चौथा सी और एफ के बीच रहेगा, एफ पर रहेगा, एफ और पी के बीच रहेगा। ध्यान देना, जब अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अब एक कदम ही खिसकेगा, जब अनंत और सी के बीच रहेगा तो सी और एफ के बीच बनेगा। जब हम बताएंगे प्रैक्टिस कैसे करना है, जब सी पर रहेगा तो सी ए पर बनेगा, बड़ा होते जाएगा धीरे धीरे। सी और एफ के बीच रहेगा तो सी और अनंत के बीच बनेगा। एक कदम इसको खिसकाओ, एक कदम इसको खिसकाओ। एफ पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा, और अगर एफ और पी के बीच रहेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा। बस खत्म कहानी। यही फिगर प्रैक्टिस करना हम बता देंगे कैसे। ये बनेगा छोटा, ई बन तो चला बराबर, ई बन तो चला बड़ा, एकदम आराम से। ई बने, आराम से लिख लेना वीडियो को पॉज करके बाद में। ई बनता है वास्तविक, एकदम आराम से, रुक जा, वास्तविक, उल्टा। देखो उल्टा है ना, ऐसा वस्तु है, ऐसा प्रतिबिंब है। इस साइड वाला जो बनेगा वो बनेगा काल्पनिक, सीधा और बहुत बड़ा। ये भी ध्यान रखना, बड़ा नहीं, बहुत बड़ा। रुक जो चला, बहुत बड़ा। ध्यान देना, अगर हम एकदम आराम से चला, अगर अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, 1 नंबर के 1 नंबर प्रतिबिंब। अनंत और सी के बीच रखेंगे तो एक कदम ही खिसकेगा, सी और एफ के बीच बनेगा। सी पर रखेंगे तो सी पर बनेगा, एक कदम खिसक के यहां आएगा। सी और एफ के बीच में रखेंगे तो सी और अनंत के बीच बनेगा। एफ पर रखेंगे अनंत पर बनेगा। एफ और पी के बीच रखेंगे दर्पण के पीछे बनेगा। बस देखो, आप प्रैक्टिस कैसे करना वो भी बताते हैं हम तरह। 1 मिनट पहले हमको कंप्लीट कर लेने दो चला, तो हम सब काम कर देंगे, इसे नहीं छोड़ेंगे, एकरों में झोल कर देंगे हम। उत्तल दर्पण, अभी तो हो गया अवतल। उत्तल दर्पण में वस्तु के किसी भी स्थान के लिए, वस्तु के किसी भी स्थान के लिए, कहीं पर भी वस्तु रख दो, स्थान के लिए कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। एकदम टेंशन नहीं लेना है, बी कंफर्टेबल रहो। चला हमको बताने दो, तब तो हम बताएंगे कि हम की खास बताते हैं। ये हो गया अवतल दर्पण। अब आते हैं चला उत्तल दर्पण। रुक जो एकदम आराम से चला, बी कंफर्टेबल। तो हम 25 से 30 क्वेश्चन खत्म कर देंगे। उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण में जो काम किए ध्यान दीजिएगा सर। अगर हम अवतल दर्पण में कितना केस है? अवतल दर्पण में 6 कंडीशन है, उत्तल लेंस में 6 कंडीशन होगा।
अब उत्तल दर्पण में एक ही कंडीशन, कहीं रखेंगे काल्पनिक सीधा और छोटा, तो अवतल लेंस में एक ही कंडीशन होगा, सेम उल्टा यहां जाके रखाएगा। लेकिन तुम अभी समझेगा ना, हम तरह बताते हैं। लेंस के की मामला है, गौर फरमाइएगा। एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। तो हम एकदम कुछ खास देंगे, चला थोड़ा सा ध्यान रखना। अवतल लेंस में क्या होता है, चला ये अवतल लेंस है, इसको कहते हैं ओरिजिन या पोल जो कह दो। इस साइड इसमें दो फोकस होता है, चूंकि दो कर्व से मिलकर बना है तो दो फोकस होगा, ये F1 हो जाएगा, इस साइड का फोकस को F2 कहेंगे, एकदम आराम से। इस साइड के फोकस को F2 कहेंगे। इधर जो सेंटर होता है उसको सेंटर नहीं कहते हैं, इसको 2F2 कहते हैं। इधर के सेंटर को हम कहते हैं 2F1, और ये अनंत हो गया, इस साइड ये अनंत हो जाएगा। ध्यान देना, अगर हम इसमें अनंत पर रखते हैं, अनंत पर रखेंगे तो चला प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर दूसरी ओर। अनंत और 2F1 के बीच रखेंगे, देखो पोजीशन यहां रखेंगे ना, 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 यहां रखेंगे। थोड़ा सा टाइम दो, चला अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर, अनंत और 2F1 के बीच रखेंगे तो F2 और 2F2 के बीच, ये भी खिसकते जाएगा। फिर 2F1 पर रखेंगे, 2F2 पर, 2F1 और अनंत के बीच रखें, F1 के बीच रखेंगे, 2F2 और अनंत के बीच, F1 पर रखेंगे, अनंत पर, F1 और O के बीच रखेंगे, या P कह दो के बीच रखेंगे। अब जगह नहीं है तो अब दर्पण के इसी साइड, तुम ध्यान देना, ये छोटा, ये बराबर, ये बड़ा, यहां से यहां तक ये वास्तविक, बस हो गया। चला अब देखो ना, हम थोड़ा सरिया देते हैं कैसे मामला है, कैसे प्रैक्टिस करना उल्टा। और अवतल लेंस में वस्तु के किसी भी स्थान के लिए, वस्तु के किसी भी स्थान के लिए, किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक सीधा और छोटा। रुक जा, अब हो गया खत्म है कहानी। देखो अब एकदम आराम से चला, देखते जाना। समतल दर्पण में आभासी, इसी को काल्पनिक कहते हैं, सीधा, बराबर और पार्श्व उल्टा, एकरा में कोई झोल नहीं है। तुम गौर से देखो अवतल दर्पण को कैसे प्रैक्टिस करना है। बिंदु क्या क्या होगा, एक होगा चला पोल, दूसरा होगा फोकस, तीसरा होगा सेंटर, और चौथा होगा इंफिनिटी। अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा। तब इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे दिखा देते हैं हम तरह, एकदम आराम से। इसको ऐसे अवतल दर्पण, अवतल 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 दर्पण लिख लिए, अवतल दर्पण लिख के ऐसे लिखें, खट खट प्रैक्टिस हो जाएगा 2-4-5 बार, कभी हो कर लिए एग्जाम से में जाने से पहले। आना तो 15 को प्रैक्टिस करो फिगर। यहां पोल पर रहेगा, यहां सर खट से कहेंगे, यहां सेंटर रहेगा, यहां फोकस होगा, यहां अनंत होगा, तो कहेंगे एक नंबर, उल्टा हो गया, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर होगा फोकस, और यहां पर सेंटर। कहेगा एक नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, यहां से यहां तक छोटा, यहां से यहां तक ये बराबर, ये होगा बड़ा, और ये होगा वास्तविक उल्टा, ये होगा काल्पनिक सीधा और बहुते बड़ा। एगो जुगाड़ बताएं तेरा, वास्तविकता हमेशा एक जुगाड़ है जो अभी हम बकने वाले हैं। वास्तविकता हमेशा उल्टी होती है, काल्पनिकता हमेशा सीधी होती है। जैसे हम लोग कल्पना करते हैं, कभी ये कल्पना करता है तुम, काश हमको कोई जूता लेके मार रहा होता, कोई कल्पना करता है रे, काश आहा कितना अच्छा लगता कोई जूते जूता मारता हमको, कोई कल्पना नहीं करता। सब कल्पना करता है काश हम फलना बाबू होते। मतलब कि जब भी कल्पना होगी, चाहे वो दर्पण में हो, चाहे वो लेंस में हो, वो सीधी होगी। लेकिन वास्तविक में क्या होता है, जूते लगता है। मतलब वास्तविकता हमेशा उल्टी होती है। सर ध्यान दीजिएगा, कल्पना कोई भी करता स्वर्गलोक में एकदम सीधा सीधा, वास्तव में क्या होता है, पटना में रहता है। काल्पनिकता हमेशा सीधी होगी, वास्तविकता उल्टी होगी। इस सब दर्पण और लेंस दोनों में लागू होता है। दिमाग में एडजस्ट कर लो, ना तो मां कसम एग्जाम हॉल में सीधा उल्टा हो जाता, उल्टा सीधा हो जाता, पता नहीं चलता बचपन को। क्लियर? वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा उल्टा बनेगा, काल्पनिक जब भी बनेगा सीधा बनेगा। तो देखो
जब ये हमको इस साइड का पता चला दर्पण के पिछवाड़े में बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। इस साइड वास्तविक होगा, सब उल्टा होगा, यहां से यहां तक छोटा होगा। यहां अब देखो, फिर हम कहते हैं थोड़ा प्रैक्टिस कैसे करना है। ऐसे ही दर्पण को भी करना है, ऐसे भी लेंस को भी कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ये हो गया पोल, ये हो गया तो हर फोकस, ये हो गया तो हर सेंटर, ये हो गया अनंत। कहेंगे 1 नंबर अनंत पर रहेगा। अच्छा, फोकस पर अब 1 कदम इसको बढ़ाएंगे, 1 कदम इसको बढ़ाएंगे। अच्छा, अनंत और सी के बीच, अच्छा एफ और सी के बीच। अच्छा, सी पर 1 कदम बढ़ के फिर सी ए पर, ए न जाएगा ही, वो न जाएगा ही, 3 नंबर। अब कहेंगे सी और एफ के बीच, अच्छा सी और अनंत के बीच। अब कहेंगे या पर, कहेंगे अनंत पर, आई कहेंगे 6 नंबर, 6 नंबर। अब तो उन्हें जगह है नहीं है। फिर हमको अगर दर्पण लेंस अवतल दर्पण हुआ तो उत्तल लेंस में तो वही बात है, काल्पनिक सीधा और छोटा। उत्तल लेंस में प्रैक्टिस करना होगा। कहेंगे ये तो F1 है, ये तो F2 है, 2F2 है, और इधर अनंत है। और इधर आएंगे तो भैया, इधर आएंगे तो की होगा, इधर आएंगे तो की होगा, इधर हो जाएगा F2, आई हो जाएगा 2F2, आई हो जाएगा अनंत, यहां हो जाएगा चला F1, 2F1 ना। तो कहेंगे 1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर। उससे भी नहीं होगा तो कहेंगे 1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर करके प्रैक्टिस कर लो तो हर काम हो जाएगा। आज जो काम अवतल दर्पण में करते हैं वो काम उत्तल लेंस में करते हैं, जो काम उत्तल लेंस में करते हैं वो काम अवतल दर्पण में करते हैं। काहो जान, फिर से देख लो, तो तू गरियान देगा। देखो, अवतल दर्पण, जो काम अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में 6 गो कंडीशन है, तो तुम गौर से देखो उत्तल लेंस में 6 गो कंडीशन है। अब तुम गौर से देखो, चला रे, उत्तल दर्पण में 1 गो कंडीशन है, तो तुम गौर से देखो उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस, अवतल लेंस में 1 गो कंडीशन है। जो काम अवतल दर्पण में वो काम उत्तल लेंस में, जो काम उत्तल दर्पण में वो काम अवतल लेंस में। काल्पनिकता हमेशा सीधी होती है, कल्पना कभी भी उल्टी नहीं हो सकती। काल्पनिकता हमेशा कैसी होती है? सीधी। काल्पनिकता हमेशा कैसी होती है? सीधी। काल्पनिकता हमेशा कैसी होती है? सीधी। कल्पना कोई जूता नहीं खाता, एकदम सीधा होता है। क्लियर? जो काम अवतल दर्पण में वो काम उत्तल लेंस में, जो काम उत्तल दर्पण में वो काम अवतल लेंस में। अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होता है तो उत्तल लेंस में 6 कंडीशन होगा। उत्तल दर्पण में 1 कंडीशन होता है तो अवतल लेंस में 1 कंडीशन होगा। प्रैक्टिस करो, तब सर तुम्हारा 6 क्वेश्चन इसका, 6 दूनी 12 और 4 पैरामीटर है तो 48 क्वेश्चन लगभग तुम्हारा चला बन जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तब। अब आओ तो चला है ने, एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया छवि, इतना ना क्लोज ऑप्शन रहता है कि मामला गड़बड़ कर देता है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया छवि की विशेषता है समान आकार, बहुत अच्छी बात है, बराबर तो होबे करता है, सीधा एकदम होता है, पार्श्व तौर पर उल्टा और आभासी। बता आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? ए की बी की सी रे, ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब सेब, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगला चला की कहता है, जब किसी वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है ना, आ गया सी और एफ के बीच, ये सी है, ये एफ है, दर्पण में यहां रखते हैं तो सी और एफ के बीच रखेंगे तो कहां जाएगा? तो तोरा ये मान लो याद नहीं है तो तू की करेगा जानता है? बोले की करेगा? गुरु जी का जुगाड़ यूज करेगा, कहेगा आए गुरु जी की बताए थे अवतल दर्पण, ये सब याद रहेगा, 1 2 3 4 5 6 कर दो, आ जाएगा आंसर। बोलो कैसे? देखो चला, ये अवतल दर्पण, कहेगा अवतल दर्पण, अच्छा रुक, एकरा में तो ये अनंत होता है, एकरा में तो ये सेंटर होता है, ये फोकस होता है, ये पोल होता है, तो रुक, 1 नंबर अनंत पर होगा तो फोकस पर, अनंत और सी के बीच होगा तो सी और एफ के बीच, और एफ पर सी पर होगा तो सी ए पर, और सी और एफ के बीच होगा तो सी और अनंत के बीच होगा। फट से मार देंगे सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच 4 नंबर, सी और अनंत के बीच केन है नहीं है, आज तरीके नहीं है, सी और एफ के बीच हुआ तो सी के बाद नहीं हुआ। अरे चला, सी और एफ के बीच, सी और अनंत के बीच हुआ तो सी के बाद नहीं हुआ। आंसर तो ओरिजिनल क्वेश्चन है, देखना प्रीवियस ईयर के। अब देखो नेक्स्ट, अगला, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी, हमसे चला रे, हम जब अभिसारी अपसारी बताए थे ना, तुम लोगों को लगता होगा एकदम आसानी, ये तो हम बना देंगे।
अभिसारी दर्पण जब ये कह दिया चला अवतल दर्पण, देख चला तनी दिमाग गरमाएगा तो गरियाना नहीं, ठीक ना। कहते हैं किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण यानी कौन दर्पण, अवतल दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो हम की करेंगे, कहता है मुख्य फोकस पर, तो कहेंगे अच्छा मुख्य फोकस पर, तो इससे अवतल दर्पण ने कह रहा है, तो कहेंगे अच्छा ये पोल है, ये भैया फोकस है, ये भैया सेंटर है, ये भैया इन्फानाइट है, तो ये फोकस पर न रख रहा है। हमको पता है अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर बनता है। आप फोकस पर रखेंगे यहाँ सर, यहाँ 5 नंबर, तो अनंत पर बनता था, याद है। अनंत पर बनता है तो सर कैसे कैसे, ये ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है और बड़ा हो जाता है, तो क्या होता है, इस साइड हुआ, इस साइड हुआ तो क्या होगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। देखो तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, तो खट से हो जाएगा बिंदु के रूप में धुंधला समान आकार के का अत्यधिक आवर्धित, अत्यधिक आवर्धित बनेगा आंसर। बस चला, लेकिन प्रैक्टिस करना होगा ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को गोलाकार अवतल दर्पण फिर वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र पर तो सब जानता है, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो कहां बनता था, याद करो भैया हम, और रे सोना, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर है, ये अनंत है। हम चाहते हैं क्वेश्चन देखते ही बने अनंत पर, सेंटर पर होता है तो सेंटर पर बनता है। बता आंसर की होगा, वक्रता केंद्र पर, यू विल गेट द आंसर। अगला, एक वस्तु को उत्तल दर्पण, तो हम कह रहे थे अवतल दर्पण में 6 गो कंडीशन है, उत्तल दर्पण में 1 कंडीशन कथी, काल्पनिक, सीधा, काल्पनिकता उल्टी नहीं होती है, जीव हमारा लटक रहा था, हम सोच लिए काल्पनिकता कैसी होती है, सीधी होती थी, कल्पना कभी उल्टी नहीं होती। काल्पनिक, सीधा और छोटा। याद नहीं रहे बड़ा की छोटा तो तुम ऐसे याद रखो, अवतल और उत्तल। अवतल काल्पनिक के केस में, खास करके काल्पनिक के केस में, ये तो थोड़ा पता है कि सीधा होगा, लेकिन बड़ा होगा कि छोटा होगा ये कैसे पता चलेगा, एक स्पेलिंग बड़ा है क्रम बड़ा होगा, एक स्पेलिंग छोटा है क्रम छोटा होगा, खत्म गान। काल्पनिक के केस में ये तो पता है कि सीधा होगा, एक स्पेलिंग बड़ा है तो बड़ा बनेगा, एक स्पेलिंग छोटा है तो छोटा बनेगा, खत्म। अब बताता आंसर की होगा। जब ये कह दिया उत्तल, कहेंगे चचा रे काल्पनिक या आभासी में जाओ, तो ये वास्तविक वाला गेलो बोरा में, ये वास्तविक वाला गेलो बोरा में, एगो बचलो आभासी और छोटा। तो जब ये काल्पनिक हो गया, आभासी हो गया, यही आभासी या काल्पनिक किसी को कहते हैं, और उत्तल, उत्तल के स्पेलिंग छोटा है तो छोटा बनेगा आंसर। सही है रे। अगला क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन कहता है यदि अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई, अब हमने बताएंगे, अब तू ही बताएगा, फोकस और पोल के बीच रखेगा, तुम कहेगा अच्छा मास्टर अवतल दर्पण है, ये पोल है, ये फोकस है, इसके बीच रखोगे तो पिछवाड़े में नहीं बनेगा, पिछवाड़े में तो बहुते बड़ा बनेगा, तो बहुते बड़ा बनेगा तो कैसा आप कह रहा है आभासी, ये तो बनेगा तो सर आभासीय बनेगा, ये काल्पनिक, बड़ा और सीधा बनेगा। बता क्या होगा आंसर, अपूर्ण, वास्तविक, पूर्ण, आभासी। अपूर्ण, अपूर्ण में फंसना नहीं, ऐसा कुछ होवे नहीं करता, अपूर्ण पूर्ण नाम का कोई बातें नहीं है, ठीक है, यू विल गेट द आंसर। हम कहेंगे चला कि आम कैसा होता है, हम कहेंगे इसका मर्डर कैसे हुआ, तुम कहेगा आम मीठा होता है। हम झूठ बोले कहां थे, अगर हम कहेंगे कि इसका मर्डर कैसे हुआ तो तुम कहेगा आम मीठा होता है, तो तू झूठ बोला कहां। लेकिन उस स्टेटमेंट का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, पूर्ण अपूर्ण का इस प्रश्न से कोई लेना देना नहीं है। अगला, इस सब ओरिजिनल क्वेश्चन दिए हैं, कोई डुप्लीकेसी वाला बात नहीं, एकदम ओरिजिनल जो प्रीवियस ईयर उठा के डाल दिए हैं। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाएगा, अरे चला अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनता है, बताओ की होगा आंसर, ठीक है रे। खट खट बनेगा, खाली किछ ने करना है, 1 2 3 4 पोल, फोकस, सेंटर, अनंत। अरे चला मेरा साथ रिवाइज करेगा तो हम बार बार रिवाइज कर देते हैं, यादें हो जाएगा यही, तो कहेंगे अनंत पर होगा, अच्छा फोकस पर बनेगा, आंसर मारना है। अब कहता है जब एक उत्तल लेंस से 2f1 पर स्थित रहता है, तो चला रही 2f1 पर स्थित रहता है तो 2f1 पर न बन जाता है। हम बोले थे इसको प्रैक्टिस करना, ऐसे ऐसे खींच लेना, कभी कभी ये पोल है, ये f1 है, ये f2 है, ये 2f2 है, इधर आओगे तो ये 2f1 है, ये f1 है, तो यहाँ चला 2f1 पर रहेगा तो 2f2 पर बनता है। आंसर बता की हो जाएगा, और कैसा बनेगा, उतने बराबर बनता है, सेंटर वाला गेम होता है, जो सेंटर पर रहता है सेंटर पर बनता है, याद है। अब बता आंसर की बन जाएगा, 2f1 पर स्थित रखा जाता है तो छवि का आकार कैसा होगा, तो 2f1 पर होगा, 2f1 पर बनेगा कैसा, कैसा उसी आकार का बनेगा, उसी आकार का बनेगा तो बराबर बनेगा, यानी परिवर्तित नहीं होगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा।
फिर चला, बराबर नहीं दिया है ऑप्शन में, लेकिन ये दे दिया है कि पूर्ववत रहेगा। बाप रे, परिवर्तितो अपरिवर्तित नहीं दिया है, पूर्ववत दे दिया है, मतलब पहले का। अगला क्वेश्चन, जब कोई उत्तल लेंस के डैश पर हो, जब वस्तु उत्तल लेंस के डैश पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा। तो चला थोड़ा यो दिमाग लगा लेना होगा कि अभिवर्धित है, आभासी है तो सीधा होवे करेगा। अकरा अभिवर्धित, अभिवर्धित मतलब बड़ा कि छोटा? बड़ा। तो बड़ा तो बता कैसा बनेगा? वस्तु को उत्तल लेंस के डैश पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा, यानी काल्पनिक, बड़ा और सीधा। तो काल्पनिक तो चला जब भी बनेगा इधर वाला वास्तविक होता है, इधर वाला काल्पनिक होता है, याद है ना? हम बताए हैं, चला एकदम आराम से हम की बताएं तोरा। इधर वाला जो होगा, इधर वाला ई जो होता है ये वास्तविक होता है, इस साइड वाला काल्पनिक होता है, ये जो होता है ये काल्पनिक होता है। काल्पनिक, सीधा और बड़ा, काल्पनिक, सीधा और बड़ा। तो चला आप बता आंसर की हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? आंसर बता की होगा। इक्वारा कहां पर है? काल्पनिक, सीधा और बड़ा होगा तो यानी 6 नंबर केस है। 6 नंबर केस है मतलब इस साइड बनेगा। आंसर बता की होगा। अरे चला आंसर बताने की होगा। F1 और O के बीच देखो यहां बन रहा है, ये O है और ये F1 है, F1 और O के बीच बनेगा। सही है रे? अभिवर्धित है मतलब इस साइड होगा, अभिवर्धित है, आभासी, आभासी यानी काल्पनिक, काल्पनिक जब एक कह दिया ई केस हो गया, और ई केस कह दिया मतलब वस्तु F1 और O के बीच रहेगा। बता आंसर की हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? जब ये कह दिया आभासी, आभासी कह दिया पूरा काल्पनिक पर आ जाना है, और काल्पनिक होगा जब ये मतलब F1 और O के बीच रहेगा तभी ना काल्पनिक बनता है। यहां पहुंच जाता है तब ना इस साइड प्रतिबिंब बनता है। ये चला, ये जब यहां पहुंच जाएगा तबे ना इस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा तबे ना काल्पनिक होगा। इस साइड वाला सब वास्तविक है, नहीं बुझा? तो आंसर हो जाएगा F1 और O के बीच या F1 और P के बीच, दोनों में से जो कह लो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होता है? बताइए सर आंसर क्या होगा। चंद्रशेखर सीमा एक द्रव्यमान नापने का इकाई है सर, और इसका वैल्यू होता है एक चंद्रशेखर लिमिट बराबर 2.675 × 10⁻30 kg। लिख लो, ये नया टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया है। चंद्रशेखर सीमा सर सितारों का द्रव्यमान निकालने के लिए प्रयोग होता है। लिख लो, चंद्रशेखर सीमा सितारों का द्रव्यमान मापता है, द्रव्यमान नापता है, सितारों का द्रव्यमान नापता है। आज एगो चलवा हमको कहा सर कमेंट्स जो आप देखते हैं तो मेरा टाइम बर्बाद हो जाता है। हम बोले एकदम नहीं देखेंगे, तो टाइम जे तू कहेगा हमारी बेइज्जती कर दिया, लेकिन हम मान लिए कर, ताकि हमको पता है चला वो बात बहुत भले की बात है कि कुछ भी ऐसा जो तुम, अगर तुमको हमको सजेशन देना है दो, चला हम तो मान लेंगे, लेकिन कंडीशन अप्लाई कि तोरा पढ़ना होगा हर हाल में। चंद्रशेखर सीमा किसके लिए? सितारों के लिए, और द्रव्यमान नापता है। अब देखो यह क्वेश्चन जब पूछा ना, बड़े बड़े योद्धा इसमें ढेर हो गए। क्वेश्चन था विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है। 100 एकरा में ढेर हो गया। कोई मारता था विभव मापी या कोई मारता था वोल्ट मीटर। कार्य सही बात है गलत बात है? ये दोनों में मामला झोल में फंस गया। तो गुरुजी ने इसके लिए क्या किया? गुरुजी ने ये दोनों में अंतर समझा दिया बच्चों को। गुरुजी कहते हैं विभव मापी क्या है, इसको पोटेंशियोमीटर कहते हैं इंग्लिश वाला, अगर वोल्ट मीटर इंग्लिश में वोल्टेमीटर। यह सत्य मान देता है और यह वोल्टेज को नापता है। यह लगभग सत्य मान देता है, यह वोल्टेज में अंतर को नापता है। जल्दी से लिख लो, वोल्टेज में अंतर को वोल्टमीटर, अब वोल्टेज को नापेगा तो विभव मापी। जल्दी से लिख, लिखा रे? अब आंसर डी की कर रहा है, लिख लेता है आंसर पीडीएफ में। जल्दी लिख ले। नहीं बात कहता विभव, अगर मान लो ये पूछा है, हो सकता है ये बात पूछ दे, यह विभव मापी सत्य मान देता है और वोल्टमीटर यह लगभग सत्य मान देता है। वोल्टमीटर जो है चला, यह लगभग सत्य मान देता है। अब विभव मापी यह सत्य मान देता है, यह लगभग सत्य मान मतलब पूरा एक्यूरेट नहीं देता है, क्योंकि यह अंतर को नापता था। अंतर सर एग्जैक्ट नहीं होता, ये एग्जैक्ट नापता है विभव मापी। अब क्वेश्चन पढ़ लो तो आंसर बता दो। विभवांतर, विभव में अंतर,
विभवांतर, विभव में अंतर, तर 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 तर, आंसर लिखा, लिखा रे, रज्जान हमर जल्दी लिख। अगला, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए कुछ लोग इसमें टेकोमीटर मार देते हैं, कुछ लोग इसमें स्पीडोमीटर मारते हैं। क्वेश्चन हम इससे पहले भी लाए थे ताकि तुम डाउट में नहीं फंसो। अब आंसर बता दो, एक और आंसर तुरा बताना पड़ेगा। बताओ आंसर। बी फॉर बॉल होगा रे। स्पीडोमीटर क्या नापता है? क्या नापता है रे? दूरी नापता है। एनीमोमीटर बोला ना चुट्टा, हवा की गति। क्रोनोमीटर समय। जल्दी लिख, नहीं कहता क्रोनोलॉजी है। क्रोनोलॉजी मतलब कथी? समय के हिसाब से ऑर्डर में जो करंट अफेयर्स दिल रहता है से वही रे। हो गया। अगला, दूध के समान, जैसे यहां पास्चुराइजेशन लिखल है, पास्चुराइजेशन ऑप्शन में, रियल में क्वेश्चन में पास्चुराइजेशन है, च्यूराइजेशन लिख दिया। ये चला जानता है, अगर एक आध गो ए बी हो जाता है ना तो गुरु जी की गलती नहीं रहता है। वो टाइपिंग वाला को पते नहीं चलता, गवर्नर को गोवर्नर की कहेगा, वो गवर्नर को गवर्नर लिख देता है। वो मन करता है हम की कहें, अब मतलब पते नहीं चलता। कार को चार लिखता है, मतलब अनबिलीवेबल। यहां हम लिखे पास्चुराइजेशन था ऑप्शन में, लिख दिया च्यूराइजेशन। अब ले ओकरा पकड़ते रहो। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि न्यूमेरिकल में 0.5 था और लिख के दे दिया 50। अब हम आंसर मिला रहे हैं बोर्ड पर, घनघोर बेइज्जती। हम ला रहे हैं 8000 आंसर, आंसर में 80। अब हम की करेंगे? मामला चला गड़बड़ होता, लेकिन गप सपने। दूध जैसे लड़का देखता है, कहता लेक्टोमीटर के नहीं मारेंगे हम, पास्चुराइजेशन के नहीं हम, जल्दी जल्दी खोज के मार। मारवे नहीं, गड़बड़ा जावे। कहते हैं दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अनाधून लड़का मारता है इसको पास्चुराइजेशन। अरे छोटा, पास्चुराइजेशन तो होता है एक निश्चित तापमान पर गर्म करके उसको उसके हानिकारक जीवाणुओं का नाश कर देना, पास्चुराइजेशन कार्य। एक निश्चित तापमान पर गर्म करके उसके हानिकारक जीवाणुओं का नाश कर देना पास्चुराइजेशन है। इससे नहीं कह रहा है गलिकाओं के आकार को कम करना, मतलब उसमें सर दूध विषमांगी मिश्रण है, दूध विषमांगी मिश्रण है। मतलब तुम कभी भी दूध को ऐसे हाथ घुसाना, हाथ निकालना, देखना छोटा छोटा मक्खन का कण तेरा हाथ पे सट जाए। झूठ बोल रहे हैं रे, तो छोटा छोटा मक्खन का कण सट जाता है। इसका मतलब सर कह रहा है उस गलिकाओं को, गोलिकाओं को, मतलब वही मक्खन के कणों को के आकार को कम करना। कम कर देंगे सर तो उसका आकार को छोटा छोटा करेंगे, और छोटा छोटा करेंगे तो उसी को होमोजेनाइजेशन कहते हैं। होमोजेनाइजेशन मतलब सर, होमोजेनाइज करना मतलब तोड़ना। होमोजेनाइज करना मतलब क्या? तोड़ना। अगर यही करता कि बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया का नाश करना, तो उसको हम पास्चुराइजेशन कहते हैं, उसको हम पास्चुराइजेशन कहते हैं। होमोजेनाइजेशन दैट इज तोड़ना। तोड़ना मतलब गलिकाओं के आकार को कम करना। इसको लिख लो, चलाना तो गड़बड़ हो जाता। अगला, हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया। इचला खूब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अजीब था, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए, डिलेक्ट क्वेश्चंस कहते हैं। देखो दूगो क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है। द्रव से, लिख लो, द्रव से गैस में बदलना। हाँ गड़बड़ हो गलो, एकदम आराम से। तुम्ही लोग बोला है क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाए हैं। गैस से ठोस में बदलना, गैस से ठोस में बदलना, इसको डिपोजिशन कहते हैं, डिपोजिशन। और हवा के नमी का अवशोषण, हवा के नमी का अवशोषण। ये थोड़ा सा ठोस को गैस में सब बना देता है, ऊर्ध्वपातन। नमी का अवशोषण तुम कहेगा वो ने बना, पूछ दिया सर, वो तो आप कभी पढ़े भी नहीं किए। हवा में नमी का अवशोषण, डिलेक्वेशन, डिलेक्वेशंस।
उछला पूछता है ठोस को सीधे गैस में बदलना उर्ध्वपातन, तो ये मत कहना नहीं पढ़ा, हम वो सब बात नहीं पढ़ाते हैं जो खूब पूछता है। ये सब सर ऐसा क्वेश्चन जो तुमको सर अपने मेरिट तक पहुंचाएगा, उस क्वेश्चन की बात हम करेंगे। हम सर बल के ऐसा ही मात्र न्यूटन ये सब लड़ेगा, लेकिन हमरा नहीं लड़ाना है, वो अपने तू लड़ा लेना। हो गया रे। गैस से ठोस में बदलना डिपोजिशन, हवा के नमी का अवशोषण डिलेक्वेशंस। आंसर क्या होगा 18। आंसर हो तो चला ए फॉर एप्पल। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा, चला आविष्कार आविष्कारक कुछ पूछ रहा है, समझा। हम एगो जो पूछा है उस सबको एक जगह लिख के तोरा दे देंगे कोनो सेट में, समझा। तूने तो गड़बड़ हो जाएगा, तो एग्जाम है अभी की करना, उतना तू खोज नहीं पाएगा, एक जगह रहेगा 2 4 5 बार रीडिंग मार देगा आंसर, समझा। कोनो सेट में हम सर दूसरा पेज बना के दे देंगे, रुक बहुत जल्दी। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार डैश द्वारा किया जाता है, तो चला रे। आइजैक न्यूटन के बारे में तो नहीं है सुना होगा, ऑप्शन उससे छांटो। थॉमस एडिसन क्या किया था, बल्ब का खोज। अल्बर्ट आइंस्टाइन सापेक्षिकता का सिद्धांत। एक ने बच गया, निकोला टेस्ला। आंसर ये सब नहीं दिल है कोनो किताब में, लेकिन हम अपने किताब में क्वेश्चन दे दिए हैं ताकि बच्चा, और किताब सब में भी है, ऐसा नहीं कि हमारे किताब में है, और किताब सब में भी है। हो गया। अगला कहता लेजर ई सर कुछ मिसलेनियस है जो कोनो चैप्टर के नहीं है, लेकिन पूछ दिया है, इसको देख लो। कहते हैं 20 नंबर, लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्विटी हॉल में ही खबर में क्यों थी? गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण। इस लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हॉल में गुरुत्वाकर्षण के लहर की खोज हुई थी, इसीलिए सर न्यूज में था। साइंस से भी है और करंट अफेयर्स से भी है। तो सर ये एक हॉल है जहां पर गुरुत्वाकर्षण का एक लहर को जो है प्रतिपादित किया गया, उसको दिखाया गया, इसीलिए आंसर ये होगा। इसका सर अन्य किसी भी घटना से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अब जल्दी जल्दी देखो, एकदम ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में हमको हैप्पी बर्थडे लिख के जाएगा। जब वीडियो खत्म होगा तब अभी नहीं लिखना है, वीडियो जब खत्म होगा तो आप हैप्पी बर्थडे हमको लिखेंगे, हमको बहुत अच्छा लगेगा। और लिखिएगा कि आप सर 2000 साल जिए, समझा। हम अमर होना चाहते हैं आज के कमेंट से, तो इसलिए तुम लोग जरूर लिखना, ठीक ना। और अच्छा, क्लास आपको अगर अच्छा लगा सर तो 1 टाइप कीजिए। अगर आपको लगा कि नहीं आज का कलेक्शन ठीक नहीं था तो सर 2 टाइप कर सकते हैं। अगर आपको लगा कलेक्शन अच्छा था तो 1 टाइप कीजिए। अगर लगा कलेक्शन गंदा था, एकदम घटिया बकवास वाहियात था, 2 टाइप कर दीजिए सर। आपके लिए सर कुछ कोशिश किए हम कि लेंस और दर्पण का मामला एकदम क्लियर हो जाए। 1-2 बार खाली प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने से, तो आपका काम हो जाएगा। वेरी गुड, चलो थैंक यू सर कि आपको क्लास अच्छा लगा। ऐसे ही कोशिश करेंगे सर हम आप तक पहुंचने की, और कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स जहां पर आपको डाउट्स हैं सर आपके लिए लेकर आएंगे। और कुछ बच्चे कमेंट्स करते हैं क्या सर वीडियो डिलीट हो जाएगा? सर एग्जाम तक एक भी वीडियो को मैं हाथ नहीं लगाने वाला हूं, सारे वीडियोज रहेंगे। ऐप पे भी अगर आपने एडमिशन लिया तो वो सारे वीडियोस रहेंगे। और बहुत जल्दी सर हम ग्रुप डी का फुल सिलेबस का एक बैच, अगर तुम लोग कहोगे तो मेरी पूरी टीम आपके साथ होगी। साइंस गुरुजी देख रहे हैं, मैथ आर.के. सिंह सर देखेंगे, और करंट अफेयर्स भी पढ़वा देंगे अभी, लेकिन ग्रुप डी के लिए, अभी के लिए नहीं। जिन बच्चों का सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं है, +2 है, उन लोगों के लिए है सर। कंप्लीट मैथ, साइंस और करंट अफेयर्स के साथ एक बैच हम देने जा रहे हैं। और इंडिविजुअल में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, सिर्फ फिजिक्स में, सिर्फ केमिस्ट्री में, सिर्फ बायो में, सिर्फ मैथ में, सिर्फ एडवांस मैथ में और करंट अफेयर्स में। लेकिन अभी से नहीं, अभी के लिए नहीं, ग्रुप डी के लिए। तो जिन लोगों के पास सर अगर लगेगा कि हमको करना चाहिए तो उनके लिए हम बैच दे सकते हैं @ मिनिमम फी। कितना फी सर रख देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा सर, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके पैरामीटर पे उतर के हम सर आपके साथ रहें। क्योंकि सर हम जानते हैं कि अगर हम जरा सा उल्टा पुल्टा करेंगे तो आप बढ़िया से गड़िया दीजिएगा, ये हमको बहुत अच्छे से पता था। हम उल्टा पुल्टा करवे नहीं करेंगे, ठीक ना, जो तू गरिया आएगा। आपके लिए सर बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। और एनटीपीसी का सेट बहुत लोग पूछ रहे होंगे सर, एनटीपीसी का सेट कल मेरा फाइनल होगा, परसों हम प्रिंट में भेजेंगे, उसके अगले दिन से शायद मिलने लगेगा, तो हम बता देंगे तबे जाना खोजने कि हाँ रे अब सर्वत्र उपलब्ध है, तबे जाना खोजने, नहीं तो नहीं जाना। हम लोग यहाँ से जुड़ लेना है, सब बात यहाँ हो ही जाता है। ठीक है, सबको मेरा प्रणाम है सर, नमस्कार है। जल्दी जल्दी हमको हैप्पी बर्थडे विश कीजिए, टाटा बाय बाय, और जल्दी जल्दी पढ़ाई कर लीजिए सर। थैंक यू वेरी मच। जिनका भी बुक बैंक से ऑर्डर है सर, बुक ऑलरेडी डिस्पैच हो चुका है, और बुक आप तक, चूंकि पोस्ट ऑफिस का मामला होता है, जो लोग एड्रेस उल्टा पुल्टा भर दिए गरियाते भी हैं,
पता चला एड्रेस है बिहार का, स्टेट में दे दिया उत्तर प्रदेश, कैसे पहुंचेगा? वो खोज रहा है कि औरंगाबाद के है उत्तर प्रदेश में, तो वो गरियाने से नहीं होगा। आप एड्रेस सुधार कीजिए, वैसे हमारी टीम लगी हुई आप तक पहुंचेगी सर। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।